फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 1 व्यवसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, जिसकी लास्ट क्लास में हमने व्यवसाय के आंतरिक वातावरण के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम व्यवसाय के बाहरी वातावरण के बारे में पढ़ेंगे कि व्यवसाय का जो बाहरी वातावरण है वो क्या होता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम व्यवसाय के बाहरी वातावरण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो व्यवसाय का बाहरी वातावरण है वो होता क्या है। तो देखिए, बाहरी वातावरण यानी कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि बाहर का वातावरण। जो व्यवसाय के बाहर का वातावरण होता है वो किसके अंदर आता है, हमारा व्यवसाय के बाहरी वातावरण के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है वो हमारी दो चीजें होती हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है हमारा सूक्ष्म परिवेश और दूसरा होता है हमारा बृहद परिवेश। ठीक है, सूक्ष्म परिवेश यानी कि छोटा परिवेश, यानी कि जो व्यवसाय में बाहर का जो छोटा परिवेश होता है उसे सूक्ष्म परिवेश कहते हैं, और बड़ा परिवेश यानी बृहद परिवेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिगर दिया गया है, ये है हमारा सूक्ष्म परिवेश और ये है हमारा बृहद परिवेश। ठीक है, तो देखिए जो सूक्ष्म परिवेश होता है उनका संबंध व्यवसाय के साथ तात्कालिक होता है। तात्कालिक यानी कि उसी समय, यानी कि जो उनका प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा दूरगामी नहीं होता। ठीक है, वह तात्कालिक होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्म परिवेश कहा जाता है। और जो बृहद परिवेश होता है वो बहुत अधिक विस्तृत होता है, उनका व्यवसाय पर दूरगामी प्रभाव होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा सूक्ष्म परिवेश है उस पर भी हमारे बृहद परिवेश का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम सूक्ष्म परिवेश को डिटेल में पढ़ लेते हैं एक एक कर कर। ओके, तो देखिए सबसे पहला है हमारा ग्राहक। तो आप सभी को पता होगा कि ग्राहक क्या होते हैं, यानी कि कस्टमर्स क्या होते हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ग्राहक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ग्राहक होते हैं वो व्यापार की सफलता की कुंजी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कस्टमर ही नहीं होगा, हमारे प्रोडक्ट्स अगर कोई परचेज ही नहीं होगा करेगा तो व्यवसाय ही नहीं होगा, है ना। नॉर्मल सी चीज है, इसलिए जो हमारे ग्राहक होते हैं वो हमारे व्यवसाय की कुंजी कहलाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो हमारे व्यवसाय की कुंजी होते हैं इसलिए ग्राहकों की समझ तथा उनकी बदलती रुचियां तथा प्राथमिकताओं पर निगरानी प्रत्येक व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें ग्राहकों को अच्छे से समझना चाहिए कि जो ग्राहक हैं वो किस तरीके से, उनकी क्या रुचि है, वो किस किस चीज को फर्स्टली परचेज करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों का अध्ययन हमें करना बहुत जरूरी होता है। नए ग्राहकों को बनाने तथा पुराने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए प्रबंधन को ग्राहक के वर्ग, व्यवहार, दृष्टिकोण, संतुष्टि पर निरंतर निगरानी की प्रणाली को बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि नए ग्राहकों को बनाने के लिए, यानी कि जो हमारे पास अभी कस्टमर्स नहीं आ रहे उनको भी हमें अट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, उनके वर्ग यानी कि वो जो हमारा ग्राहक है, हमारा कस्टमर है, वो किस तरीके का है। तो हमारे कस्टमर्स जो होते हैं वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो देखिए जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनका सबसे पहले हमें वर्ग देखना होगा कि वो किस तरीके का है। क्या वो व्यक्तिगत है, ठीक है, क्या वो घरेलू है, व्यवसायिक है, या कई बार क्या होता है सरकार भी हमारे से चीजें परचेज करती है तो वो भी क्या हो जाती है, हमारे लिए ग्राहक हो जाती है। ठीक है, कोई अन्य संस्थान है, तो हमें क्या करना होगा, पहले उनका वर्ग डिसाइड करना होगा, उसके बाद ही हमें उन चीजों को बनाना होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या होता है, हमारे उस वातावरण के अंदर आती हैं, सूक्ष्म वातावरण के अंदर। ठीक है, उनका व्यवहार यानी कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है, इनकी चीज़ों को वो किस तरीके से देखते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन किस तरीके से मिलती है, कैसे उनको क्या ऐसा बनाएं, क्या उनको प्रोवाइड करवाएं कि उनको सेटिस्फेक्शन मिले। तो इन सभी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। व्यापारिक फर्म की दृष्टि से एकल ग्राहक पर निर्भर रहना अत्यधिक जोखिम भरा हो सकता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो व्यापारिक फर्म होती है वो कभी भी ये नहीं कहती कि कोई आप एकल ग्राहक पर ही ध्यान दें। एकल ग्राहक यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी ने सोचा कि वह बेबीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाएगा। ठीक है,
तो बेबी के लिए जब वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर वो सिर्फ एक ही चीज नहीं बनाते, ठीक है, सिर्फ वो कपड़े नहीं बना रहे उसके लिए, उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सोप हो गया, शैम्पू हो गया, बेबी डाइपर्स हो गए, ठीक है, बेबी पाउडर्स हो गए, तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। अगर वो सिर्फ एक ही तरह की चीज बनाएंगे तो वो उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटर्स। तो देखिए कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं हमारे, जो हमारी तरह ही प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो कौन होते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी भी व्यापारिक फर्म का वह कितनी भी बड़ी हो वास्तविक बाजार परिस्थिति में एकाधिकार नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, कितनी भी बड़ी हो, उसके जैसा कोई और ना हो वहां पर, तब भी उसका एकाधिकार वहां पर नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा किसी तरह की प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही होती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सामान्य व्यापार चला रही फर्म सम्मिलित हो, अपितु अन्य उद्योगों की फर्म भी उससे संबंधित होती है जो ग्राहकों की निश्चित आय में से कुछ अंश लेने की प्रतिस्पर्धा कर रही होती है। तो ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीवी और टीवी बनाने वाली कंपनी ही आपस में कंपटीशन करेंगी, बल्कि टीवी और फ्रिज बनाने वाली कंपनीज जो होती हैं वो भी आपस में कंपटीशन करती हैं। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर्स है उनकी जो आय है वो निश्चित होती है, ठीक है। एक निश्चित आय के अंदर उनको यह देखना होता है कि हम क्या खरीदें, क्या एक टीवी पहले खरीदें या फ्रिज खरीदें, तो उसके अनुसार ही कस्टमर्स जो है चीजों को परचेज करते हैं। तो इसलिए सिर्फ टीवी बनाने वाली कंपनी कोई कंपटीशन नहीं देती, बल्कि एक फ्रिज बनाने वाली कंपनी को भी कंपटीशन देती है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए कि एक कस्टमर को टीवी खरीदना है, ठीक है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है और वह देखता है कि उसको टीवी से ज्यादा फ्रिज की जरूरत है, वो टीवी खरीद के बल्कि एक फ्रिज खरीदना चाहेगा, तो वहां पर वो अपनी आय को फ्रिज के ऊपर लगाएगा, है ना कि एक टीवी के ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा को हम ऐच्छिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है वो अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को खरीदता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा ऐच्छिक प्रतिस्पर्धा कहलाता है। उसके बाद किसी उत्पाद को ब्रांड प्रतिस्पर्धा, मूल्य प्रतिस्पर्धा तथा गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा भी प्रभावित करती है। तो देखिए ब्रांड प्रतिस्पर्धा यानी कि अब मान लीजिए कि उसने डिसाइड किया कस्टमर ने कि मुझे फ्रिज लेना है, ठीक है, तो फ्रिज के अंदर भी क्या है, बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, है ना। तो उस ब्रांड में से वो कौन से ब्रांड को सिलेक्ट करता है, वहां पर वो क्या देखेगा कि फ्रिज जो है वो कौन सी कंपनी जो है बहुत अच्छे फीचर्स दे रही है, किसका मॉडल अच्छा है, या फिर वैरायटीज किसके अंदर है। तो ये क्या हो गई, हमारी ब्रांड प्रतिस्पर्धा हो गई, ठीक है। मूल्य प्रतिस्पर्धा यानी कि कौन सी कंपनी जो है वो कम रेट के अंदर अच्छी चीज प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर है उसकी आय निश्चित होती है, तो वो कभी भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए वो मूल्य प्रतिस्पर्धा भी देखता है कि कौन सी जो कंपनी है वो कम पैसे लेके और अच्छी चीज दे रही है, तो वो हो गई हमारी मूल्य प्रतिस्पर्धा। और गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा यानी कि उसके बाद वो साथ ही ये देखेगा कि मूल्य के साथ साथ जो कोई कंपनी है वो कितनी डिफरेंट चीज़ें दे रही है, कि उसके अंदर क्वालिटीज़ कैसी हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। तो ये क्या होती है, हमारी गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा होती है। कई बार क्या होती है कि जो कस्टमर होते हैं वो ज़्यादा रेट देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने किसी फ्रिज में वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई कन्वर्टर फ्रिज है, तो उस तरीके से फैसिलिटीज़ को देखकर भी कस्टमर्स जो हैं वो चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बाजार मध्यस्थ यानी कि मार्केट मीडिएटर्स। तो देखिए बाजार मध्यस्थ पर श्रृंखला सदस्य होते हैं जो व्यापारिक फर्म को अपने उत्पाद को अंतिम खरीदार तक ले जाने में मदद करते हैं। बाजार मध्यस्थ यानी कि जो हमारे फैक्ट्री से लेकर लास्ट जो ग्राहक तक सामान को पहुंचाते हैं, उसके बीच में जितने भी सदस्य आते हैं वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, बाजार मध्यस्थ कहलाते हैं। जैसे कि हमारा कोई खुदरा व्यापारी हो गया, रिटेल व्यापारी हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, हमारे बाजार मध्यस्थ कहलाते हैं। यह व्यापारिक फर्म को उनके उत्पादों के प्रोत्साहन में बेचने तथा वितरण में सहयोग करते हैं। किसी भी फर्म की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसका श्रृंखला सदस्यों के साथ कैसा संबंध है।
तो देखिए जब भी हम कुछ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हमें डायरेक्ट सेल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें मार्केट मीडिएटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें मार्केट मीडिएटर्स के साथ जो है वो अच्छा रिलेशन बना के रखा जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवा सके हमारी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देते हैं, उनको कोई स्कीम देते हैं, इनाम देते हैं, ठीक है, जिससे वो प्रोत्साहित हों और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आपूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर्स। तो देखिए आपूर्तिकर्ता वह होते हैं जो विभिन्न प्रकार की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जैसे कच्चा माल, निर्मित भाग आदि। प्रत्येक फर्म कम से कम लागत पर अपना उत्पादन करना चाहती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि इन कच्चे मालों की आपूर्ति ना रुके। इन आपूर्तियों की अनिश्चितता से निपटने के लिए फर्म को उच्च स्तरीय भंडारण बनाए रखना होता है, जिसके कारण उसके उत्पादन की लागत भी बढ़ सकती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो सप्लायर्स होते हैं वो हमें क्या माल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए कपड़ा बनाना है तो कपड़े के लिए जो धागा है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर हम कुछ भी हमें बनाना है, कोई कंपनी व्यवसाय करना है, तो हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं उनके साथ हमें अच्छे रिलेशंस को बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें जो है टाइम टाइम पर जो है वो सप्लाई मिलती रहे। क्योंकि अगर हमारे पास माल नहीं मिलेगा, कच्चा माल, तो हम नहीं बना पाएंगे कोई भी प्रोडक्ट। तो इसलिए उनसे हमें अच्छे रिलेशंस बनाए रखना पड़ता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम उसका कच्चा माल सारा एक साथ खरीद के नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, हम उनसे रिलेशंस बना लेते हैं सप्लायर से, जो हमें टाइम टू टाइम हमें सप्लाई देते रहते हैं, है ना, ताकि हमारी जो लागत है वो भी हम एक साथ ना लगाएं और धीरे धीरे करके हमें माल मिलता रहे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कर्मचारी तथा कर्मचारी संघ। तो देखिए किसी भी फर्म की सफलता कर्मचारियों के साथ मधुर संबंधों पर निर्भर करती है। संबंधों की गुणवत्ता किसी भी संगठन में उसके श्रम प्रबंधन व्यवहारों के संचालन पर आश्रित होती है। कर्मचारी संगठित है या असंगठित, इस बात से भी व्यवसाय प्रभावित होता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि हम जब कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ तो होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि हम जो कोई काम करेंगे वो किसकी मदद से करेंगे, एम्प्लॉयज़ की मदद से करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना चाहिए, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हों और अपने हमारे व्यवसाय को अपना व्यवसाय समझकर काम करें वहाँ पर, ठीक है। उनके अंदर हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और बहुत अच्छे से उनसे पेश आना चाहिए, उनके साथ व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा रखना चाहिए। दूसरे कह रहे हैं जो कर्मचारी हैं वो असंगठित हैं या संगठित, इससे भी व्यवसाय प्रभावित होता है। वो कैसे, मान लीजिए कि अगर जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो असंगठित हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कर्मचारी से, मतलब किसी कर्मचारी को हमने कुछ दे दिया, किसी कर्मचारी को हमने कोई सैलरी दे दी, तो इस तरीके से हम काम करवा सकते हैं उनसे। लेकिन जब हमारे जो कर्मचारी होते हैं वो संगठित होते हैं, आपस में उनका बहुत अच्छा मेलजोल होता है, तो क्या होता है वहाँ पर हमें इस टेक्निक को नहीं अपना सकते। हमें वहाँ पर कर्मचारियों के लिए सही तरीके से काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हमारा कर्मचारियों का संघ बना होता है, तो अगर उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी होती है व्यवसाय के अंदर, तो वो क्या करते हैं, हड़ताल वगैरह भी कर देते हैं व्यवसाय के अंदर, जिससे हमें हानि उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा कर्मचारियों के साथ अच्छे रिलेशंस को बना के रखना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए जो मिश्रित रूप से कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक मददगार होती हैं, ऐसी कंपनियां कर्मचारियों से अपनत्व की भावना रखती हैं। औद्योगिक शांति बनाए रखना कर्मचारियों व्यापारिक प्रमोद दोनों के लिए लाभदायक होता है। यानी कि अगर हम किसी, मान लीजिए कोई भी कंपनी जो है अगर अपने कर्मचारियों से अच्छे रिलेशंस को बना के रखती है, तो वो दोनों के लिए ही लाभदायक होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई हड़ताल वगैरह होती है व्यवसाय के अंदर, तो उससे व्यवसाय को तो नुकसान होता ही है, साथ साथ कर्मचारियों को भी नुकसान होता है। तो इसलिए कोशिश यह करनी चाहिए कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या कोई एम्प्लॉय यूनियन है, उनकी जो बातों को सुना जाए और उनसे अच्छे रिलेशंस रखे जाएं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनता। तो देखिए जनता जो है वो आम भाषा में पब्लिक या जनता कहलाती है, लेकिन व्यवसाय के अंदर जो जनता होती है वो क्या होती है, वो विभिन्न हित वाले संघ होती हैं। यानी कि कई यूनियंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम इसके अंदर जनता कहते हैं।
वो कौन से यूनियंस होते हैं? वो होते हैं जिसकी व्यापार की कार्य प्रणाली के प्रति रुचि होती है, यानी कि व्यवसाय जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ों को उसके अंदर यूज़ कर रहा है, कि कहीं वो पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, या किसी बच्चों से वो काम तो नहीं करवा रहा। इस तरीके की जो यूनियंस होती है, जो इन चीज़ों को देखती है, जो नैतिक चीज़ों को देखती है, वो क्या कहलाती है? हमारी जनता कहलाती है। तो इसके अंदर जैसे आती है हमारी पर्यावरणविद। पर्यावरणविद यानी कि जो भी हमारे पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं कि कोई व्यवसाय जो है कभी हमारे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, कभी जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण तो नहीं कर रहे। तो इस तरीकों की चीज़ों को जो देखते हैं वो पर्यावरणविद कहलाती हैं, ठीक है। और साथ ही वो क्या करती हैं, वो केस वगैरह करती है, तो उससे हमारा जो व्यवसाय होता है उसको नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर उनको ऐसी जगह खाली करनी पड़ती है जहाँ पर रहने से वायु प्रदूषण होता हो या जल प्रदूषण होता हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है मीडिया संघ। मीडिया संघ जो होता है वो क्या कहलाता है? मीडिया तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। तो मीडिया के थ्रू हमारे व्यवसाय में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है, तो वहां पर भी हमें व्यवसाय को जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण संघ, यानी कि कोई व्यवसाय है जो वो उपभोक्ताओं को सही तरीके से सही सामान दे रहा है या नहीं दे रहा, कहीं उपभोक्ताओं का शोषण तो नहीं किया जा रहा, वो उपभोक्ता संरक्षण संघ है, ठीक है। स्थानीय प्रभावी समूह, यानी कि जहां पर भी व्यवसाय है वहां पर जो स्थानीय प्रभावी समूह होते हैं कि व्यवसाय जो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किसी तरीके से किसी भी चीज को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या किसके अंदर आती है? हमारी जनता के अंदर आती है। ओके, तो देखिए ये संघ कभी कभी कंपनियों के लिए गंभीर जोखिम बन जाते हैं। तो ये जो संघ होते हैं, अगर व्यवसाय सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो ये संघ जो है वो व्यवसाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं, क्योंकि कई बार व्यापार बंद तक हो जाते हैं इनकी वजह से, क्योंकि केस डालते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, वो व्यापार को बंद करने तक का भी आदेश दे सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमें व्यवसाय को चलाना होता है। और साथ ही कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो ये हमारे संघ है ये हमारे लिए खतरा ही हो, किसी व्यवसाय के लिए खतरा ही हो, बल्कि कई बार क्या होता है कि ये अवसर भी प्रदान करते हैं व्यापार के लिए। वो कैसे? अब देखिए मीडिया संघ जो है, मीडिया सिर्फ व्यवसाय की बुराइयों के बारे में ही नहीं बताता बल्कि अच्छाइयों के बारे में बताता है, क्योंकि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सभी किसके जरिए जाते हैं? हमारे उपभोक्ताओं तक, वो मीडिया के जरिए ही जाते हैं। मीडिया के थ्रू ही उन्हें पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो मार्केट के अंदर आ रही हैं, कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्या क्या चीजें क्या नहीं है। तो इसलिए मीडिया जो है वो बहुत बड़ा अवसर भी प्रदान करता है। ओके, क्लियर है? तो ये था हमारा व्यवसाय का सूक्ष्म वातावरण। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।